Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. So आज है 8 ऑफ अक्टूबर 2024. आज की न्यूज से स्टार्ट करते हैं. हमारी पहली न्यूज है नोबेल प्राइज से रिलेटेड. मेडिसिन नोबेल प्राइज 2024. बेसिकली विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकॉन को माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है 2024 का, वो भी मेडिसिन की फील्ड में. डिस्कस करते हैं इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमारे लिए दो प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है. दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसलेशन. बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी का या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, सेल के अंदर कुछ डीएनए प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में अ सेल कॉपीज अ डीएनए सीक्वेंस इनटू मैसेंजर आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन में किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है. उसके बाद ये तो पहली प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन. दूसरी प्रोसेस है ट्रांसलेशन. बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं. सो ट्रांसलेशन प्रोसेस में another type of RNA called transfer RNA या tRNA brings amino acid to the ribosome where they are linked together in the order specified by the mRNA to make a protein. अब मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझाती हूँ. पहला प्रोसेस हुआ ट्रांसक्रिप्शन. उसके अंतर्गत हमें एक कॉपी मिलती है कि हमारे बॉडी में जो भी जीन्स प्रेजेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उसकी कॉपी mRNA कॉपी करके ले जाता है सेल के राइबोसोम के पास. उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंतर्गत बॉडी में जो भी एमिनो एसिड का प्रोडक्शन हुआ रहता है, उस एमिनो एसिड की हेल्प से पहले वो एमिनो एसिड उस मैसेज को, उस सीक्वेंस को रीड करता है और उस हिसाब से फंक्शन करता है. सो इसी दौरान माइक्रो आरएनए का यूज किया जा सकता है. माइक्रो आरएनए क्या होता है? आरएनए की ही एक वैरायटी है जो कि जिसका यूज करके हम इस अपनी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं. अब इसको और डेप्थ में ले जाऊं तो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है वो ही हमारी बॉडी के अंतर्गत जो डिसीज होते हैं छोटे बड़े, उन सबको उस सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से ही हमारी बॉडी के अंतर्गत डिसीज आते हैं. सो अगर हम उस सीक्वेंस को ठीक कर लेंगे तो हमें डिसीज से रिकवरी मिल जाएगी. सो इसीलिए जो माइक्रो आरएनए की खोज की गई है इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा, वो एक मेडिसिन की वर्ल्ड में एक अच्छी खोज मानी जाती है. एक नया रेवोल्यूशन ला सकती है जो कि डिसीज को ठीक करने में हम यूज कर सकते हैं. सो इसीलिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रेविकॉन को माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए रिसेंटली मेडिसिन नोबेल प्राइज 2024 दिया गया है. इसके अंतर्गत दो प्रोसेस मैंने डेप्थ में समझा दी, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. पीवाईक्यू में 2006 के नोबेल प्राइज को लेकर के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है. एज अवर स्टार्टेड इनिशिएटिव हम रोज दो पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे. सो आप इस पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. मैं कल इस पीवाईक्यू का इन डेप्थ डिस्कशन करूंगी. नेक्स्ट वन इज with Maldives facing a forex crunch, India gives 750 million currency swap agreement. बेसिकली हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मालदीव्स के जो हेड है दैट इज मोहम्मद मुइजुद्दीन, दोनों की मीटिंग हुई. इस दौरान अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ. करंट चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं हमारे हिस्टोरिकल टाइज की ओर चलती हूँ. पहला जो सेक्टर है वो है सिक्योरिटी पार्टनरशिप का. दोनों कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेके काफी अच्छे टाइज चलते हैं. दोनों कंट्रीज अलग अलग एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है. फॉर एग्जांपल एक्वेरिन, दोस्ती, एकाता, ऑपरेशन शील्ड. देन अगर डिफेंस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया मालदीव्स का लार्जेस्ट डिफेंस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स लगते हैं वो
प्रोवाइड करने में इंडिया सबसे आगे है। अप्रोक्स 70% ऑफ द मालदीव की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। देन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, अलग अलग सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फिशरीज हो गया, टूरिज्म हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, हर एक सेक्टर में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है मालदीव्स का। 2021 में ये चीज रिकॉर्ड की गई थी। दोनों कंट्रीज के बीच में अप्रोक्स $300 मिलियन का ट्रेड एक्सचेंजेस भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इंडिया बहुत आगे है। इंडिया ने मालदीव्स में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने में मदद किए, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने में मदद किए। साथ के साथ वहां पर एक हनी मार्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें भी इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखा है। ये सारी चीजें शो करती हैं कि इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन बहुत बेहतर है। 1968 जब से ब्रिटिशर्स की कॉलोनी से बाहर आए हैं मालदीव्स, तब से इंडिया और मालदीव्स ने अच्छे रिलेशंस मिलकर बनाए। उसके बाद 2008 में जब मालदीव्स ने डेमोक्रेसी स्टार्ट की, डेमोक्रेसी के रिजिम को अपनाया, तब से और भी ज्यादा दोनों कंट्रीज के बीच में टाइज स्ट्रांग हो चुके हैं। समय समय पर इंडिया ने अलग अलग ऑपरेशंस की मदद से मालदीव्स की हेल्प की है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया था, जिसके अंतर्गत इंडिया ने मदद की थी मालदीव्स में कूप अटेम्प्ट को रोकने के लिए। सेकेंड इज ऑपरेशन नीव, जो 2014 में चलाया गया था। 2014 में मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया था। उस क्राइसिस से मालदीव्स को बाहर निकालने के लिए 2014 में इंडिया ने ऑपरेशन नीव चलाया। देन थर्ड वन इज ऑपरेशन संजीवनी। 2019 में जब कोविड-19 का इम्पैक्ट बढ़ रहा था, उस टाइम पे वहां पर एसेंशियल मेडिसिन की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया। ये सारी चीजें तो हुई एक गुड पेज पर, बट इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन हमेशा से ही इतने स्ट्रॉन्ग या इतने फ्लुएंट नहीं चलते आए हैं। समय समय पर इंडिया को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे बड़ा चैलेंज चाइना भी मालदीव्स के साथ अपने टाइज बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के बीच में टाइज स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला चैलेंज। द सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज डेवलप्ड बाय द चाइना, मतलब कि चाइना का प्रेजेंस बढ़ता हुआ मालदीव्स में। थर्ड वन इज जो इस गवर्नमेंट के पहले गवर्नमेंट थी, वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया थी। उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो टाइज है वो गिरते हुए नजर आ रहे थे। बट अगेन फिर से अभी जो दोनों कंट्रीज के बीच में टाइज हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की पोजीशन पर है। करंट सिनेरियो की बात की जाए तो अभी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई उसमें कौन कौन से चीजों पर बात की गई। पहला है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मतलब कि जो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड होता है वो बेसिकली यूएसए के डॉलर पर होता है। बट अगर किसी कंट्री के पास उनके रिजर्व में यूएसए डॉलर का अमाउंट कम है, सो अगर वो सामने वाली कंट्री के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रही है तो वो अलग करेंसी पे ट्रेड कर सकती है। इसे बोला जाता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। इंडिया और मालदीव्स ने 750 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली दोनों कंट्रीज मिलकर के 750 मिलियन डॉलर तक का जो ट्रेड है वो यूएसए की डॉलर करेंसी में नहीं बल्कि किसी और करेंसी में कर सकती है। पहला जो एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ। दूसरा चीज, ये एग्रीमेंट 2027 तक के लिए अप्लाई किया गया है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ रुपी का आप ट्रेड कर सकते हो 2027 तक। द सेकेंड थिंग इज दोनों कंट्रीज ने मिलकर, मतलब कि इंडिया की जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और मालदीव्स की एंटी करप्शन कमीशन, दोनों ने साइन किया है पैक्ट की करप्शन को कम करने के लिए दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी। उसके बाद पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। इंडिया टूरिज्म के सेक्टर में बहुत आगे था, मतलब कि मालदीव्स में थर्ड लार्जेस्ट टूरिज्म इंडिया से ही जाता था, बट चूंकि वहां पर इंडिया बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया, सो इंडिया की भी टूरिज्म एक्टिविटीज कम हो गई, मतलब कि इंडिया से टूरिज्म जाना कम हो गए। वहां इस मीटिंग के दौरान ये भी डिस्कस किया गया कि अब पहले के जैसे टूरिज्म एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जाए।
India also agreed to step up cooperation on trade in national currencies and to work on free trade agreement. बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट चलाया जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। आने वाले समय में विजन स्टेटमेंट को लेकर के एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, चाहे वो मंथ्स में हो चाहे वो ईयर्स में हो, बट दोनों कंट्रीज एक कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। This was all about India and Maldives relation. Then next is, will implement NRC in Jharkhand if BJP voted to power, says शिवराज। बेसिकली झारखंड स्टेट में देखा गया इनफिल्ट्रेशन बहुत हद तक बढ़ गया है। वहां पर एक संथाल परगना को बेसिकली ऑब्जर्व किया गया। वहां पर पहले स्केड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन 44% थी आजादी के बाद, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया, फॉर एग्जाम्पल पहले तो हमें आजादी के टाइम पर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला जब जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। उस टाइम पे वहां पर अगर कुछ इश्यूज होते थे तो वहां से लोग निकलकर इंडिया में आ जाते थे, पहला इन्फिल्ट्रेशन। दूसरा 1971 के टाइम पे जब बांग्लादेश को फ्रीडम दिलवाई जा रही है, जब हमने भी बांग्लादेश की मदद की, उस टाइम पर भी कुछ लोग माइग्रेट करके इंडिया आ गए। सो इन्फिल्ट्रेशन बहुत अधिक हो गया। इसकी वजह से झारखंड में के संथाल परगना में जहां 44% ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब रहते थे, वो पॉपुलेशन घटकर सिर्फ 28% पर आ गई। सो ये एक मेजर इशू है। कहीं ना कहीं लोगों की आइडेंटिटी पर, वहां के लोकल रीजनल जो एक कॉम्बिनेशन है उस पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है। सो उस चीज को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो अभी झारखंड में इलेक्शंस होने वाले, सो बीजेपी के जो शिवराज सिंह चौहान है उनके साइड से स्टेटमेंट आया है कि अगर आने वाले समय में झारखंड के लोगों ने बीजेपी को सेलेक्ट किया तो बीजेपी वहां पर भी एनआरसी कराएगी। एनआरसी क्या है? दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। 1951 में ये रजिस्टर बनाया गया था, मतलब कि सर्वे कंडक्ट किया गया था कि इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन्स हैं जो इंडिया में ही रह रहे हैं। इससे क्या होगा, एनआरसी बनाने से क्या होगा, एक हमारे पास रजिस्टर मिल जाएगा कि आखिर सिटीजन कौन है और रेजिडेंट्स कौन है। फिर उसके बाद हम अपने डेमोग्राफी को इंडियन बनाने के लिए, या यूं कह लो इंडिया की ही रोटी बेटी और माटी बचाने के लिए इनफिल्ट्रेशन को रोकेंगे। जो लोग माइग्रेट करके आ चुके हैं उन्हें बाहर निकालने की बात की जा रही है। ये रजिस्टर 1951 में ही बनाया गया था। उसके बाद रिसेंटली सिर्फ असम स्टेट में एनआरसी बनाया गया, उसके बाद किसी भी स्टेट को अपडेट नहीं किया गया है। सो बीजेपी अपना स्टेटमेंट ला रही है कि हम झारखंड में आने वाले समय में एनआरसी को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज, तमिलनाडु सीएम अनाउंसेस 5 लाख सोलेटियम टू किन ऑफ एयर शोज विक्टिम। बेसिकली इसी वीक अरेंज किया गया था एक एयर शो, एयरफोर्स का डे था। सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए तमिलनाडु के चेन्नई में मरीन ब्रीच में एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया गया। उस दौरान 2 लाख 5 लाख की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। चूंकि ये शो डे टाइम में था और हीट स्ट्रोक के चांसेस, हीट का लेवल, टेम्परेचर का लेवल इतने ज्यादा लोगों के आने की वजह से बढ़ गया और उस वजह से वहां पर 5 लोगों की डेथ हो गई। साथ के साथ बहुत सारे लोग को डेजीनेस फील हुआ और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए। सो जिन लोगों की डेथ हो गई उसी रिगार्डिंग वहां के जो सीएम है स्टालिन जी, उनका स्टेटमेंट आया है कि ये एक बहुत दुखद खबर है, उस फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सो वो 5 लाख का अमाउंट उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज, कास्ट सेंसस रिपोर्ट में बी प्लेस्ड बिफोर कर्नाटका कैबिनेट ऑन October 18। बेसिकली हम कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं सेंसस को लेकर के और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को लेकर के। सो कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि वो 18 अक्टूबर को अपनी कास्ट सेंसस रिपोर्ट को पेश करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं सेंसस क्या होता है। बेसिकली इंडिया में 1872 से सेंसस स्टार्ट हुआ है। हमने सबसे पहले 1872 में नॉन सिंक्रोनस सेंसस स्टार्ट किया था। उसके बाद 1881 में हमारे जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे WC प्लॉडेन, उनके हेड में हमने सेंसस कंडक्ट करवाना शुरू किया। तब से लेकर हर 10 साल में इंडिया में सेंसस कंक्लूड किया जाता है। सेंसस में क्या होता है कि हमें हमारी डेमोग्राफी की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितना पॉपुलेशन है,
मेल फीमेल रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है। सो ये सारा डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंसस का मिनिस्ट्री है उसकी नोडल मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स के अंतर्गत सेंसस कंक्लूड किए जाते हैं। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जो सेंसस है वो यूनियन का सब्जेक्ट है। मतलब कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तीन मैटर्स सब्जेक्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूनियन मैटर, स्टेट मैटर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे मैटर्स जो सोली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डील किए जाते हैं उन्हें यूनियन के अंतर्गत रखा गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट मैटर में आते हैं, और कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। अगर दो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है। सो सिमिलरली जो सेंसस सब्जेक्ट है वो यूनियन का मैटर है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट सेंसस की एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती है। हमारे लिए सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस समझे तो पहला, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है और उसमें किस तरह क्या मेल का रेशियो है, क्या फीमेल का रेशियो है। फिर गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्कीम्स चालू करने के लिए भी हमारे लिए सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन डिमार्केशन, हर साल कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि हर साल आपको पॉपुलेशन के हिसाब से बाउंड्रीज को डिमार्केट करना है, मतलब कि पॉलिटिकली बाउंड्रीज को स्टैब्लिश करना है। होता क्या है कि इंडिया में हम इलेक्शन करवाते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमिश्नर की। सो इस दौरान क्या होता है, फ्री एंड फेयर मतलब कि एक इक्वल पॉपुलेशन एक मेंबर को रिप्रेजेंट करे। मतलब कि फॉर एग्जांपल यूपी में अगर 100 लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो सेम चीज काम करनी चाहिए तमिलनाडु में, सेम चीज काम करनी चाहिए गोवा, सिक्किम, हर जगह। सो इस चीज के लिए हम पॉलिटिकली बाउंड्रीज को डिमार्केट करते हैं। जब हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा होगा तब तो जाके हम इस इक्वल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में पास हो पाएंगे। देन बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस, सारी एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारे लिए सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तो बात हो गई सेंसस की, बट अभी हम बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की। कास्ट सेंसस में क्या होता है कि लोगों की कास्ट को भी उसमें मेंशन किया जाता है रिपोर्ट्स में कि कौन से कितने लोग किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। बेसिकली इस चीज को लेकर के गवर्नमेंट इसलिए स्टेप्स नहीं उठा रही है चूंकि बिहार में पहले कास्ट सेंसस कंक्लूड करवाए गए। उस कास्ट सेंसस के बाद हुआ क्या कि लोगों ने अपनी कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन की डिमांड करना शुरू किया कि हमें अपनी कास्ट, चूंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें और भी ज्यादा रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन से क्या होता है कि हमने पहली चीज तो उसमें मेरिटोक्रेसी को लेकर के एक कैपिंग लगा रखी है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर ये उस कैपिंग को क्रॉस करता है तो मेरिटोक्रेसी पर इम्पैक्ट हो जाता है। सो जो कास्ट सेंसस है ना वो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर आप उसको पब्लिकली अवेलेबल करवाते हो तो उसके क्या रिजल्ट सामने आते वो नहीं समझ सकते हम। इसीलिए कास्ट सेंसस के लिए गवर्नमेंट इतने ज्यादा इनिशिएटिव नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सब कैटेगराइजेशन और बढ़ा देगा, जो कि हमारा जो अल्टीमेट एम है इक्वलिटी को अचीव करना, उसमें भी एक तरह का हर्डल साबित हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंसस। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। टाइम टू गिव क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मैथिली एज वेल। बेसिकली रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया है। थोड़ा सा टैप्स में समझते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया की कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसे लिंग्विस्ट कमेटी के द्वारा एज अ क्लासिकल लैंग्वेज नोटिफाई किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ प्रोविजन है। बेसिकली जो भी लैंग्वेज को आप क्लासिकल डिक्लेयर करना चाहते हो उसका क्राइटेरिया ये कि उसका 1500 साल या 2000 साल पुराना इतिहास होना चाहिए। उस लैंग्वेज में ऑलरेडी पोएम्स, उसका एक लिटरेचर होना चाहिए, उसमें पोएट्री होनी चाहिए, ड्रामास होने चाहिए, हर चीज कंपोज की होनी चाहिए।
साथ के साथ एक इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी मिलना चाहिए उस लैंग्वेज से रिलेटेड। ये सारे क्राइटेरिया को देख करके अभी तक हमारे पास इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। प्रेजेंट की डेट में इनका स्टेटस बढ़ा दिया गया है, मतलब कि बंगाली, पाली, प्राकृत, असमीज और मराठी, ये 5 नई लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। अब कंटिन्यूअसली डिमांड बढ़ रही है कि मैथिली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए। होता क्या है ना कि क्लासिकल लैंग्वेज के अपने कुछ बेनिफिट है। अगर किसी लैंग्वेज को आप क्लासिकल बना देते हो तो उसका और भी ज्यादा ग्रोथ होने लगता है, लैंग्वेज अपने आप में ग्रो करने लगती है, उसमें और लिटरेचर आने लगता है, उसके नए नए पोएट्स बनते हैं, उसके नए नए राइटर्स बनते हैं जो अपना लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं। सो कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज का जो एम्बिट है वो फिर बढ़ने लगता है। साथ के साथ क्लासिकल लैंग्वेजेस में अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, सर्टिफाई किया जाता है, पैसा दिया जाता है। सो इन सब चीजों को देखते हुए डिमांड की जा रही है कि मैथिली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ रीबैलेंसिंग ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर रिलेशन। बेसिकली इस एडिटोरियल में इंडिया के पावर रिलेशन को लेकर के डिस्कशन किया गया है। थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं हुआ क्या है। अभी का सिनेरियो देखा जाए तो इंडिया अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व है। पहली चीज को डिस्कस करूं मैं तो अभी रिसेंटली इंडिया अपनी क्वाड की समिट को अटेंड करने गया था यूएसए, एक तरफ। दूसरी तरफ हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी, वो ब्रिक्स नेशन की समिट पर गए थे। तीसरी तरफ हम फ्रांस के साथ मीटिंग करें, मतलब कि कहीं ना कहीं ग्लोबली इंडिया हर जगह अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व है। इन सारी चीजों को देखकर लग रहा है इंडिया एक ग्लोबल लेवल पर बड़ा रोल प्ले करने की पोजीशन पर है। उसको लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। पहला रोल है पीस मेकर का। पीस मेकर का रोल, बेसिकली इंडिया नहीं चाहता है कि वो कोई ग्लोबल पावर बने या इंडिया मोनोपोली स्टैब्लिश करने की बात ही नहीं कर रहा है। इंडिया के अंदर जो भी कैपेबिलिटीज है वो एक पीस मेकर का रोल प्ले करने के लिए बहुत है। फॉर एग्जाम्पल समय समय पर जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने हमें अप्रेस किया है। जैसे कि यूक्रेन ने कई बार हमें पीस मेकर के लिए अप्रिशिएट किया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया एक अपना अच्छा रोल प्ले करे। सेकंड, फ्रांस की मीटिंग के दौरान भी हमें बोला गया कि हम एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, बट इंडिया सिर्फ एक मेडिएटर का तरह रोल प्ले करके एक पीस मेकर नहीं बन सकता है। इंडिया को अपने स्टेप्स और आगे बढ़ाने चाहिए और इफेक्टिवली अपने स्टेप्स लेने चाहिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज ग्लोबल लेवल पर और बेहतर बनेगी। इंडिया अपने हिसाब से रशिया और वेस्ट के साथ डील करने में सक्षम बन जाएगा। अभी तक क्या होता था कि इंडिया के ऊपर थोड़े से एलिगेशंस लगाए गए, बट वो एलिगेशंस इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे। जब पूरे वेस्ट ने रशिया को हटा दिया, मतलब कि रशिया ने जैसे यूक्रेन पर हमला किया तो वेस्ट ने अपने रिलेशंस को रशिया के साथ तोड़ दिया, कोई भी ट्रेड टाइज नहीं, साइडलाइन कर दिया। बट इंडिया ने उस टाइम पर रशिया के साथ अपने ऑयल के सप्लाई को बढ़ा दिया, बट स्टिल इंडिया के खिलाफ कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया। सो कहीं ना कहीं इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है पीस मेकर का, जिससे कि ग्लोबल पीस मेंटेन हो सके। साथ के साथ इंडिया अपनी कंडीशंस के हिसाब से वेस्ट कंट्रीज के साथ और रशिया के साथ डील कर सके। इसके लिए हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज आ रहा है कि जो रशिया और चाइना के बीच के रिलेशंस है वो बहुत बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं वेस्ट की तरफ से साइडलाइन कर दिया गया रशिया को, तो रशिया नए नए स्टेट्स ढूंढ रहा था जिनके साथ वो बहुत बेहतर तरीके से अपना रिलेशन बना सके। सो उसने इस चीज के लिए चाइना बीजिंग को सेलेक्ट किया। चाइना के साथ वो कंटिन्यूअसली डिफेंस को हो गया, ट्रेड हो गया, हर चीज में अपने टाइल्स को डबल ट्रिपल रेट से बढ़ाता जा रहा है। जितना इम्पोर्टेंस रशिया चाइना को देता है उतना इम्पोर्टेंस रशिया हमें नहीं देता है। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो अगर हम ग्लोबल लेवल पर उभर कर सामने आना चाहते हैं सो हमें एज अ पीस मेकर बनना चाहिए और रशिया का जो अटेंशन है वो चाइना से शिफ्ट करना चाहिए अपनी तरफ।
सो हमें जरूरत है कि हम अपने जो पावर है उसे रीबैलेंस करें और ऐसे रीबैलेंस करें कि वो चीजें इंडिया के फेवर में काम करें, इंडिया को और भी स्ट्रेंथफुल और भी पावरफुल वर्ल्ड के सामने पेश कर सके। Then next one is unpacking the center's affidavit in marital rape. Basically, इंडिया का जो अभी हमने नई संहिता बनाई है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अंतर्गत एक प्रोविजन है सेक्शन 375। इसके अंतर्गत हमने बताया है कि अगर कोई भी कपल, हस्बैंड और वाइफ दोनों की मैरिज हो चुकी है और जो वाइफ है वो 18 ईयर्स से अबव है, सो अगर उनके बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है तो उसे रेप के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंटिन्यूअसली इस चीज को लेके पेटिशंस फाइल की जा रही हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, कि आप इस एक्सेप्शन को हटाओ, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इवन मैरिज हो जाने के बाद भी दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं होता है, मतलब कि वाइफ की मर्जी के खिलाफ भी कई बार फिजिकल रिलेशंस बनते हैं। सो इसी चीज को लेकर के पेटिशन फाइल की गई, बट सेंटर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मानना ये है कि ये चीज गलत है, अगर हम ऐसा करेंगे तो सोसाइटी पर गलत असर पड़ेगा। पहला रीजन ये है कि जब दो इंसान मैरिज के रिलेशन में बनते हैं तो वहां पर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। सोसाइटी आपको नेचुरल राइट प्रोवाइड कर देती है कि अगर आप मैरिज कर चुके हो तो आप फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए कैपेबल हो, आप बना सकते हो। ये एक तरह का यूं कह सकते हैं कि एक सोसाइटी ने आपको परमिशन दे दी। सो अगर इस तरह के रिलेशंस को आप कोर्ट में क्रिमिनलाइज करोगे तो ये सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ चला जाएगा, पहली चीज। दूसरा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ये ना आर्टिकल 14 को नहीं एब्रिज कर रहा है, आर्टिकल 14 इक्वल राइट्स की बात करता है। सो एक अनमैरिड विमेन और एक मैरिड विमेन को आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक बड़ी दीवार है मैरिज की। मैरिज में नेचुरल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि अगर आपकी मैरिज हुई है तो आप फिजिकल रिलेशंस बना सकते हो। वहीं अगर लिव इन की बात की जाए तो लिव इन में ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती है, वो एक तरह का क्राइम ही है। सो पहला जो आर्गुमेंट दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो ये था एक्सपेक्टेशंस का। दूसरा आर्गुमेंट दिया गया इंस्टीट्यूशन एंड मिसयूज, मतलब कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में मैरिज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आप इस चीज को क्रिमिनलाइज करोगे तो मैरिज इंस्टीट्यूशन की भी जो एक वैल्यू बनी हुई है वो भी डिग्रेड होगी, उसे भी लोग कम नजर से देखने लगेंगे। साथ के साथ इस प्रोविजन का मिसयूज भी किया जा सकता है। आप मैरिजेस में इस चीज को नहीं मतलब प्रूफ कर सकते हो कि जो रेप, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया गया है वो कंसेंसस से बना था या फोर्सफुली किया गया है, इस चीज को प्रूव करना आसान नहीं है। सो कई बार क्या होगा कि जो लोग हैं वो अगर इसका क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो इस चीज का मिसयूज करेंगे और सोसाइटी में एक तरह की डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा आर्गुमेंट। तीसरा आर्गुमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया वो ये है कि मैरिज एक सोसाइटल नॉर्म है, मतलब कि कहीं ना कहीं मैरिज लीगल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक सोशल इशू है। सो सोशल इशू को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट बैठी है, सोसाइटी के लोग बैठे, ये ये जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के बाहर है। बट ये वाला आर्गुमेंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इशू, चाहे वो सोशल इशू हो चाहे वो लीगल इशू हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिच करता है तो कोर्ट्स उसे स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। बट जो दो आर्गुमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वही हमें बताते हैं कि ये एक्सेप्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज सोसाइटी में मैरिज इंस्टीट्यूशन की वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज on casteist provision in prison manuals. बेसिकली कोर्ट के सामने एक पेटिशन फाइल की गई, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, एक सर्वे कंडक्ट किया गया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया
उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल, इन 6 स्टेट्स में आज भी जो प्रिजनर्स हैं, जो प्रिजन है, वहां पर कास्ट के बेसिस पर उनको वर्क, उनकी एक्टिविटीज को गवर्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में एक एक्ट था जिसके तहत उन्होंने कुछ लोगों को हैबिचुअल ऑफेंडर्स डिफाइन कर दिया गया था। कुछ ट्राइब्स को उन्होंने कह दिया था कि ये बॉर्न क्रिमिनल्स है, मतलब कि इनका जन्म ही क्राइम करने को हुआ है। सो उन लोगों को एक गलत नजर से देखा जाता था। बट चूंकि अब हम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से तो बाहर आ चुके हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, बट स्टिल आज भी इस तरह के प्रोविजंस क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रिजन्स में क्या होता है कि जो हमने जिन ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स या यूं कह लो क्रिमिनल बॉन्ड करके नोटिफाई किया था, उन्हें हमने डी नोटिफाइड ट्राइब्स करके पुकारा कि ये जो ट्राइब्स है इनको इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, अब हम इन्हें डिक्लेयर करते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब और इनके मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। बट प्रेजेंट्स में आज भी उन ट्राइब्स को हैबिचुअल ऑफेंडर्स के नाम से पुकारा जाता है। साथ के साथ कोई भी वर्क असाइन करने के लिए उनकी कास्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राजस्थान के प्रिजन मैनुअल्स को देखा जाए तो उसमें कुछ ट्राइब, एक ट्राइब का नाम ले रही हूं मैं, महार्स ट्राइब, बोला जाता है कि वो थोड़ी सी निचली ट्राइब है। सो उन ट्राइब को स्वीपर्स का काम दिया गया, क्लीनिनेस का काम दिया गया। वहीं एक ट्राइब है जो थोड़ी सी हाई क्लास को बिलोंग करती है, उन्हें कुकिंग का काम दिया गया, किचन से रिलेटेड काम दिए गए। सो इस तरह से प्रिजन्स में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है कि आज के समय में जब हमें आजादी को इतने साल हो गए हैं, बट स्टिल एक एरिया है, प्रिजन का एरिया, जहां पर आज भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस उतने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट 2016 में एक प्रिजन मैनुअल बनाकर तैयार किया था जिसमें भी इन सारी चीजों को एड्रेस नहीं किया गया है। सो जो कोर्ट्स हैं उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को 3 महीने का टाइम दिया है कि 3 महीने के अंतर्गत आप अपने प्रिजन मैनुअल्स को अपडेट करिए, इस तरह के रेगुलेशंस को हटाइए, ताकि जो प्रिजन्स में कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जिसकी वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स एब्रिज हो रहे हैं, वो सारी चीजें एड्रेस हो सके और एक इक्वल सोसाइटी बन सके। नेक्स्ट वन इज ऑन द नीड फॉर अ डिफरेंट फ्रेमवर्क फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है, एक तरह का फंड है जिसमें लोग म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करके इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक बकेट है, इसमें मैंने 100 रुपीज डाले, किसी और ने 200 डाले, आपने 500 डाले, किसी और ने 1700 डाले। इस तरह से हम सब ने आपस में मिलकर म्यूचुअली एक फंड बनाया और फिर क्या होगा कि ये फंड किसी सिक्योरिटी को, किसी तरह के बिल को परचेस करने में यूज किया जाएगा। सो इसी के रिगार्डिंग फ्रेमवर्क आया है। होता क्या है कि हमारे पास 2 तरह के फंड्स अवेलेबल है, एक एक्टिवली म्यूचुअल फंड, दूसरे पैसिवली म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि इंडेक्सेस के बेसिस पर अप डाउन होते हैं, मतलब कि जो सेबी के द्वारा इंडेक्स जारी किए जाते हैं, निफ्टी जारी किया जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रेड्स जारी किए जाते हैं कि कौन सा फंड किस रेट से बढ़ा, कौन सा फंड किस रेट से घटा। उस नॉर्मल से सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करके कुछ फंड्स के रेट अप और डाउन होते हैं। ये बहुत इजी होते हैं, इनमें कोई भी चांस नहीं होता है कि इनमें फ्रॉड हो सके। सो इन्हें बोला जाता है पैसिव म्यूचुअल फंड्स। सो सेबी ने नया फ्रेमवर्क लाया है इन पैसिव म्यूचुअल फंड्स को गवर्न करने का। बेसिकली चूंकि मैंने बताया इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए सेबी ने अपने रिलैक्स्ड फ्रेमवर्क लाया है, मतलब कि ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस कम हो। उन्होंने ये कहा है कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए उन्होंने अमाउंट भी कम कर दिया है कि जिसका नेट वर्थ 35 लाख है वो इस चीज को गवर्न कर सकता है। सो कहीं ना कहीं हुआ क्या
कि नए लोगों को सेबी में या यूं कह लो सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में, सिक्योरिटीज में ट्रेड करने के लिए इनवाइट करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लाया गया जो कि एक लिबरल है, जो कि जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए, जिससे आप इजीली सीख सकते हो, जिसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हाउ हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग आर द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बेसिकली आज का सिनेरियो देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिसोर्स यूज, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी एफिशिएंसी, इन तीनों चीजों पर हमारा फोकस बढ़ता ही जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज, ऐसी कौन सी चीजें लाएं जिससे हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम और भी ज्यादा 100% यूटिलाइज कर सके। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम कर सके। तीसरा, एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ ध्यान दे सके। तो उसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है कि हम ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसे बोला जाता है हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग, जिसे यूजुअली ग्रीन बिल्डिंग्स भी बोल सकते हैं। सो ऐसी बिल्डिंग्स जो कि हमें ऐसे प्रोविजन से कनेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करें, मतलब कि उन घरों में, उन बिल्डिंग्स में सनलाइट इस तरह से हो कि एनर्जी हमें एफिशिएंटली यूज करने का मौका मिले, साथ के साथ ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट हो सके, वाटर रिसोर्स को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, मतलब कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कम अमाउंट में यूज करें, इफेक्टिवली ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें और एनर्जी एफिशिएंसी इंश्योर कर सके। सो ऐसी बिल्डिंग्स को बोला जाता है हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग्स न सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ठीक करने में मदद करेंगी, बल्कि हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी इंश्योर करेंगी। पहली बात की गई। दूसरी बात ये कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने के वक्त कुछ ऐसे मेजर्स को इंक्लूड किया जाए, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाए, ऑटोमेशन का यूज किया जाए, एआई का यूज किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए, जिससे कि हम अपने एम्स को बहुत बेहतर तरीके से अचीव कर सके। इन सारी चीजों का डिस्कशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में अर्बनाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ जाएगी, अर्बनाइजेशन भी बढ़ जाएगा। सो हमें जरूरत है कि हम अपनी बिल्डिंग्स को हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग बनाएं, थोड़ा सा उनमें इन्वेस्ट करें, ऑटोमेशन लाएं, क्लाइमेट एनर्जी को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, ताकि आने वाले समय में जो इश्यूज होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एनर्जी एंड सिक्योरिटी को लेकर के, उन्हें कम किया जा सके। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज ऑन इट्स लास्ट लेग, सेज शाह एट रिव्यू मीट। बेसिकली मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो अपने स्टेट्स, जिन स्टेट्स में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एग्जिस्ट करता है, उन स्टेट्स के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की है उन्होंने और डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमें इसे खत्म करना है। सो इस मीट के दौरान बताया गया कि हम अपने टारगेट की तरफ बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट है 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने का, वो हम अचीव कर सकते हैं। हम लास्ट स्टेज पर ही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए। जहां पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 96 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था, अब वो कम होकर सिर्फ 16 डिस्ट्रिक्ट में ही फैला है। साथ के साथ जो केसेस सामने आते थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, वो भी घट चुके हैं। नेक्स्ट वन इज हेड ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन सेज प्रोटेस्ट विल गो ऑन टिल डिमांड्स आर मेट। बेसिकली जब से हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, तो उस समय से कंटिन्यूअसली कुछ डिमांड चल रही है। पहली डिमांड ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंतर्गत लाया गया। दूसरी डिमांड ये है कि वहां के लोकल पीपल्स के लिए अपॉर्चुनिटी लाई जाए कि वो भी जॉब पा सके, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। तीसरी डिमांड ये है कि राज्यसभा और लोकसभा में लद्दाख की सीट्स को इंश्योर किया जाए। इसी रिगार्डिंग कंटिन्यूअसली वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट को अपनी डिमांड फुलफिल करवाने की बात कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 6th शेड्यूल को समझना। हमें चैलेंजेस भी समझने, इसलिए पहले हम 6th शेड्यूल को समझते हैं।
हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक स्केड्यूल है दैट इज नोन एज सिक्स्थ स्केड्यूल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में जो भी ट्राइबल एरियाज है उनकी एक इंडिजीनियसिटी को मेंटेन रखने के लिए, उनके कल्चर को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस सिक्स्थ स्केड्यूल बनाया। सिक्स्थ स्केड्यूल के अंतर्गत हम बनाते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 30 मेंबर्स की एक बॉडी है जो कि उन रीजन्स में ऑटोनोमसली गवर्न करती है। अलग अलग सेक्टर्स हो गए, फॉर एग्जांपल कि लैंड का यूज कैसे होगा, फॉरेस्ट कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस, मतलब कि बेसिकली कुछ पर्सनल छोटी छोटी चीजों को गवर्न करने के लिए हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को राइट्स दे रखे हैं ताकि वो उस रीजन का गवर्नेंस इस तरीके से करे कि वहाँ के ट्राइबल लोगों की जो एक पहचान है वो हमेशा मेंटेन रहे। बेसिकली अब चैलेंज कहाँ पे आ रहा है, हमने सिक्स्थ काउंसिल इसलिए बनाई थी कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीजन को, जो ट्राइबल है वहाँ के, उनकी पहचान को प्रोटेक्ट कर सके। बाकी सारे रीजन्स के लिए हमारे पास फिफ्थ स्केड्यूल है। इन 4 स्टेट्स को छोड़कर किसी और रीजन में अगर हमें ट्राइबल एरियाज का प्रोटेक्शन करना है, वहां पर हम फिफ्थ स्केड्यूल का यूज करते हैं और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं जो कि 20 मेंबर की बॉडी है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एडवाइजरी इन नेचर होगी, मतलब कि इसकी जो रिकमेंडेशंस होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी। एज कंपेयर टू सिक्स्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल के पास कम ऑटोनॉमी है, कहीं ना कहीं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें ज्यादा फॉलो करना है। तो इसलिए लद्दाख कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहा है कि हमें सिक्स्थ स्केड्यूल के अंतर्गत लाओ। बट हमारे सामने चैलेंज ये आ रहा है कि अगर हमने लद्दाख को सिक्स्थ स्केड्यूल ले आए तो फिर और भी स्टेट्स डिमांड करने लगेंगे, कहीं जम्मू एंड कश्मीर, कहीं मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स बोलने लगेंगे कि हमें सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर लाओ। सो उससे क्या होगा कि एक जो हमारा प्रोविजन के है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को गवर्न करेंगे सिक्स्थ शेड्यूल के द्वारा, वहां पर हमने ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है। सो वो एक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और एक सेपरेटिज्म का माहौल बनने लगेगा, इसलिए हम इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली लद्दाख के लोग इसी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत लाओ। Next one is, won't rest till goal of Viksit Bharat is realized. Basically, 7 अक्टूबर 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे। अपनी इस 23 साल की जर्नी को उन्होंने बताया कि उन्होंने कई सारी चीजें अचीव की है। फॉर एग्जाम्पल, जो गुजरात का रीजन है वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल था, बट उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव्स लाए, ऐसी प्रोसेस लाए जिसकी मदद से गुजरात में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो सकी। साथ के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री बन करके इंडिया के भी कई सारे ऐसी चीजें की हैं जो पहले पॉसिबल नहीं हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। एमएसएमई हो जाए, फार्मर्स हो जाए, वेलफेयर सोसाइटीज हो जाए और एनजीओज हो जाए, हर एक सेक्टर में उन्होंने बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। अलग अलग इनिशिएटिव्स, अलग अलग स्कीम्स, एजुकेशन हो जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, जो कॉलोनियल पीरियड की चीजें थी उनको हटाकर उन्होंने भारतीय संहिता लाई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गए, इन सबको अलग से कोडिफाई किया, मतलब कि उन्होंने बहुत बेहतर किया है। उनका मानना ये है जब तक भारत विकसित भारत नहीं बन जाएगा तब तक वो नहीं रुकेंगे, कंटिन्यूअसली वो एफर्ट्स लगाते रहेंगे। विकसित भारत मतलब कि डेवलप्ड नेशन। अभी इंडिया अपने डेवलपिंग स्टेज में है, बट जब हम छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते चले जाएंगे तो हम डेवलप्ड कंट्रीज में गिने जाने लगेंगे, तब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं रुकने वाली है। देन नेक्स्ट वन इज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। बेसिकली इसमें एक टर्म यूज किया गया है दैट इज नोन एज एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। होता क्या है, जब हम शुगर को हाई टेम्परेचर में प्रोटीन्स के साथ मिलाते हैं या फैट्स के साथ मिलाते हैं
तो वहां पर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे बोला जाता है एडवांस्ड ग्लाइकेशन। ये प्रोसेस हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इससे हमारी ह्यूमन बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, साथ के साथ डायबिटीज होने लगते हैं हमारे पेशेंट्स। तो जो एक रीजन है ना, इंडिया को कहीं ना कहीं डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में शुगर के पेशेंट्स बहुत अधिक है। सो अगर हमें उस चीज को कर्व करना है तो हमें जरूरत है कि हम इतने जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ पहले एक्शन उठाएं। Advanced glycation end products are harmful compounds that are formed when sugars react with fats or proteins during high temperature cooking, such as frying and roasting. They are directly linked to inflammation, a key factor behind diabetes. डायबिटीज के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल वो है इन्फ्लेमेशन। बॉडी के अंदर जलन होने लगती है, इस वजह से पर्सन को शुगर हो जाती है। और इंडिया में इतने ज्यादा शुगर पेशेंट्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया से डायबिटीज को इरेडिकेट किया जाए तो पहले हमें ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कह सकते हैं गवर्न करना जरूरी है। उसके लिए पहले वो हमारे लिए एक कंसर्निंग मैटर है, पहले हम उसे एड्रेस करें, तब जाके इंडिया के डायबिटीज पेशेंट्स की संख्या भी कम हो जाएगी। Next one is India slipped on academic freedom index over the past decade report. Basically फ्री टू थिंक 2024 की रिपोर्ट रिलीज की गई है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चलाया गया स्कॉलर्स एट रिस्क, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई फ्री टू थिंक 2024। इस रिपोर्ट में सर्वे किया गया, पूरे ग्लोब में 665 यूनिवर्सिटीज का सर्वे कंडक्ट करवाया गया। इस सर्वे के दौरान देखा गया कि कौन सी कंट्री अपने स्कॉलर्स को, अपने स्टूडेंट्स को कितनी फ्रीडम दे रही है। सो 1940 से कंपेयर किया गया हमारी फ्रीडम को। अभी के सिनेरियो में देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज में फ्रीडम बहुत कम दी जा रही है। वहां पर बच्चों के पास प्रोटेस्ट करने का, वहां के सिस्टम के खिलाफ बात रखने का कोई भी अधिकार अवेलेबल नहीं है। बेसिकली जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्पेसिफिकली नाम मेंशन किया गया है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी हिंदुत्व की पॉलिसी को इम्पोज कर रही है। वो अपनी पॉलिटिकल जो भी एजेंडा फॉलो करती है उन्हीं एजेंडास को यूनिवर्सिटीज पर भी इम्पोज कर रही है। सो जो इंडिया की रैंकिंग है वो बहुत गिर गई है। इंडिया अब कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है। जहां इंडिया की रैंकिंग 0.6 पॉइंट्स पे थी, वो अब गिर करके 0.2 पॉइंट्स पर पहुंच गई है। मतलब कि इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, वो सब अपनी थॉट्स, अपने बिलीफ, अपने एक्सप्रेशन को फ्रीडमली एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं है। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में फंस कर रह जाते हैं। नेक्स्ट वन इज रिटेल इन्फ्लेशन मे हैव रिसर्च ओवर 5% इन सितंबर से इकोनॉमिस्ट। बेसिकली बताया जा रहा है कि सितंबर के मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब कि किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस में अगर राइज होता है तो उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन। इंडिया में दो तरह से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसका बेस ईयर है 2011। 2011 के बेसिस पर हम कमोडिटीज को मेजर करते हैं कि 2011 में किस चीज की प्राइस क्या थी, अभी किस चीज की क्या प्राइस है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को गवर्न करने के लिए, रेट्स को डिसाइड करने के लिए सीपीआई का यूज करता है। सेकेंड वन इज डब्ल्यूपीआई दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें हम गवर्न करते हैं प्राइसेस के होलसेल चीजों को मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर। तब हम बेस ईयर का यूज करते हैं 2012। इसके अंतर्गत सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज थोड़ी कोई होलसेल में प्रोवाइड करेगा, वो तो रिटेल लेवल पर ही प्रोवाइड होंगी। इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो ये था हमारा इन्फ्लेशन से रिलेटेड। और यही आपसे पीवाईक्यू भी पूछा गया है
WPI और CPI को लेकर के आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे डिस्कस भी करूंगी। नेक्स्ट वन इज mRNA ensures the correct set of genes is active in each cell type। इसे मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए mRNA क्या होता है, माइक्रो आरएनए क्या होता है। माइक्रो आरएनए के लिए ही हमारे जो अभी के मेडिसिन के नोबेल प्राइज दिया गया है। सो आज की न्यूज यही। अब प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड्स। बेसिकली केमिकल फंड पहली बार ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा फंड लॉन्च किया गया है, केमिकल फंड लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत it supports countries in implementing this international agreement that guides countries and stakeholders in jointly addressing the life cycle of chemicals including products and waste। Basically एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बात करता है कि हमें केमिकल्स को किस तरह से पूरी उसकी लाइफ के दौरान उसे यूज करना है। मतलब कि कैसे उसे किस चीजों में आप यूज कर सकते हो, कैसे उसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जब वो वेस्ट हो जाएगा तो उसे किस तरह से डिकम्पोज करना है या किस तरह से उसे खत्म करना है। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमने एक केमिकल फंड लाया है जो कि फाइनेंस करेगा इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करेगा ताकि वो जो अभी का चैलेंज चल रहा है केमिकल्स को हैंडल करने का चैलेंज, उससे काम कर सके। अगर इस फ्रेमवर्क की बात की जाए तो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स ये एक फ्रेमवर्क है that targets 28 targets that aim to improve the sound management of chemicals and waste। इसके अंतर्गत 28 टारगेट सेट किए गए हैं कि किस तरीके से हमें केमिकल्स और वेस्ट को मैनेज करना है, हैंडल करना है। नेक्स्ट वन इज इको सेंसिटिव जोन। जो हमारे एनवायरमेंटल रूल्स हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए, उस मिनिस्ट्री ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। मतलब कि कोई भी नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, उस रीजन के 10 किलोमीटर के अराउंड के रीजन को इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है। इस जोन के जैसे कि किसी भी नेशनल पार्क के अंतर्गत आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, आप वहां पर माइनिंग नहीं कर सकते हो, आप वहां पर रेस्टोरेंट नहीं डाल सकते हो, वैसे ही उस नेशनल पार्क के पास के 10 किलोमीटर वाले रीजन में आप कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, इस चीज को भी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्वर रहते हैं। मान लो बाहर के वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, सो उस चीज का इम्पैक्ट डायरेक्ट उस रिजर्व्ड एरिया तक ना पहुंच पाए, इसलिए हम इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं। ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मतलब कि उस रिजर्व्ड एरिया के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें हम एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसोर्ट्स, होटल्स और स्मॉल स्केल नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, इस तरह की चीजों को उस एरिया में अलाउ नहीं किया जाता है। ये तो हुआ रिवीजन। अब कल की क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज, दैट इज शारदा एक्ट ऑफ 1930। ये एक्ट बात करता है चाइल्ड मैरिज की एक्ट को लेकर के। इसका करेक्ट आंसर इज 18 इयर्स एंड 14 इयर्स। बेसिकली शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था। इसके अंतर्गत हमने डिफाइन किया था कि जो मतलब कि जो एक बॉय है उसकी एज को हमने डिसाइड किया 18 इयर्स और गर्ल की एज को डिसाइड किया 14 इयर्स। इस एज के पहले अगर चाइल्ड मैरिजेस की जाती थी तो उसे इलीगल एज अ क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन था सिविल वॉर से रिलेटेड कि कौन कौन से रीजन में सिविल वॉर्स हो रहे हैं। सो इसका आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो इसमें रीजन्स डिस्क्राइब किए गए, कोलंबिया, कॉन्गो, सूडान, तीनों रीजन्स में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। जो फर्स्ट ऑप्शन है एंगलो। बेसिकली एंगलो कोई कंट्री नहीं है बल्कि ये एक इंग्लिश डिसेंट के अकॉर्डिंग ऐसे रीजन्स जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, उसको लेकर के ये टर्म यूज किया गया है। सो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल 4 कंट्रीज, एंगोला, कोलंबिया, कॉन्गो एंड सूडान।
इन चारों कंट्रीज में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। होप यू ऑल लाइक द सेशन।